भारती। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को और हमारे सभी श्रोताओं को रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार। और आज बड़ा खास दिन है ना? जी, कई खास दिन है। हाँ। एक तो खास दिन ये है कि आज हम व्यंजन विधि बताएंगे, कुछ हाँ, खाने पीने की बातें हो जाएंगी। जी बिल्कुल। और त्योहारों का मौसम है तो बैसाखी के भी कुछ थोड़े से चर्चे शुरू हो गए हैं। बिल्कुल शुरू हो गए हैं। और आज बात करेंगे जलियांवाला बाग की भी। जी हाँ। और आज हमारा देखो बड़ा खास दिन है कि जलियांवाला बाग दिवस तो आज है ही। उसके संग संग आज हमारा जो दिन है उसमें हम वीरांगना की बात करते हैं अपनी सखी विशेष में। तो आज हम वीरांगना मैना देवी की बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, है ना जी। और जो आदतें होती हैं हमारी वो कैसी हैं, क्या नहीं है, क्या उनमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है और क्या हम उसे बदल सकते हैं, इन सब विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे, है ना? जी बिल्कुल। और वैसे तो आदतें होती हैं जो कोशिश करने से बदली जा सकती है, ऐसा? बिल्कुल। तो हमारे श्रोता बिल्कुल लिखेंगे। चलो तुम आश्वासन दे रही हो तो मान लेते हैं संगीता, है कि नहीं? जी। और अब बात करते हैं वीरांगना मैना देवी की। बिल्कुल। तो ये 1857 की जब क्रांति हुई तो इसमें महिलाओं ने भी बहुत इसको सफल बनाया, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ऐसा नहीं है, जो भी क्रांतियां हुई ऐसा हम सोचते हैं कि हाँ पहले हमारी बहनों को निकलने की इजाज़त नहीं थी, बहुत हद तक अंदर रहती थी, लेकिन फिर भी जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने दिखा दिया कि उनके में भी उतना ही साहस है, उतनी ही बलिदान की क्षमता है, उतना ही त्याग की भावना वो रखती हैं। और इसको सफल बनाने में 1857 की क्रांति में 13 वर्ष की बालिका ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी और क्रांति की लहर को और तेज किया था। तो इस 13 वर्षीय बालिका का नाम था मैना देवी। जी। और मैना देवी जो क्रांतिकारी नेता धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री थी। मैना अपने पिता के साथ बिठूर के महल में रहा करती थीं। अंग्रेजों के साथ नाना साहब और अन्य क्रांतिकारी युद्ध में लगातार अंग्रेजों से लोहा लेते रहते थे। अंग्रेजों की दमनकारी नीति ने नाना साहब को बिठूर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नाना साहब कहीं और जाकर युद्ध का संचालन करना चाहते थे, इसलिए वो बिठूर से निकल पड़े और बिठूर के महल में मैना देवी और कुछ राजमहल के वफादार रह गए, जिन्हें खतरे को भांपते हुए नाना साहब ने कह दिया था कि भाई तुम लोग यहीं रहो। हाँ, है ना? जी। और कानपुर में हर तरफ अंग्रेज़ों के जो सैनिक हुआ करते थे वो लूटपाट और इसी तरह के जो वारदातें थी उनको अंजाम दे रहे थे, हत्या भी कर रहे थे। हाँ। लूटपाट करते थे। बिल्कुल सही बात है। जी जी। और इसके बाद बिठूर के महल में वो पहुंचे जहां राजमहल लूट लिया गया। जनरल हे को अब बिठूर के महल को तोप से उड़ाना था क्योंकि ऐसा ही आदेश था। इसी समय मैना देवी सामने आई और उन्होंने उनसे ऐसा करने के लिए मना किया। न मानने पर जनरल हे से कहा, आपकी पुत्री मेरी सहेली है, कृपया मेरा घर न जलाएं, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। जी। और इस बात को सुनकर जनरल हे द्रवित हो उठे और कहने लगे कि मैं इसका प्रयास करूंगा। तभी वहां सेनापति जनरल आउट्रम आ गए। उन्हें जनरल हे ने समझाया कि क्यों ना लॉर्ड कैनिंग से बात कर ली जाए, लेकिन आउट्रम नहीं माने और जनरल हे वहां से चले गए। इसके बाद जो होना था वही हुआ। महल को ध्वस्त कर दिया गया और मैना देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। वो महल में कैद थीं और बिठूर के महल में चारों तरफ शोले थे। बालिका मैना अपने सुंदर से राजमहल को अपनी आंखों के सामने गिरता हुआ देख रही थी। आग उगलती तोपों ने महल के हर कोने को राख में बदल दिया। धधकती हुई अग्नि में शांत और सरल मूर्ति की तरह मैना का शरीर धीरे धीरे अग्नि ज्वाला में विलीन हो गया और उन्होंने इस तरह से अपने प्राणों की आहुति देकर नन्ही सी उम्र में अपने कर्तव्य का पालन किया। मैना उम्र में भले ही छोटी थीं, लेकिन अंग्रेज़ों को लेकर उनके दिल में ज़रा भी घबराहट और डर नहीं था। वो महल और महल के लोगों को बचाने के लिए सामने आईं, जबकि उन्हें मालूम था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरह से बहुत निर्भीक थी, जैसा कि इनकी बातों से और उनके क्रियाकलापों से तो ऐसा ही लगता है। अब हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं रिनी जी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की कड़ी में कुछ बेहतरीन बातें होंगी। आदतें डालना नहीं पड़ती, वे संगत से स्वतः ही निर्मित हो जाती हैं। हम में जो अनंत ऊर्जा है बस उसे सही जगह इस्तेमाल करने की जरूरत है, जिससे अपनी कई आदतें बदलने में सक्षम बन सकते हैं हम। यानी कि इन्होंने लिखा अनुशासन, नियमितता, निरंतरता, सकारात्मकता जैसे गुणों से जीवन में बदलाव ला सकते हैं।
क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। हाँ, और इसी तरह की निरंतरता कह सकते हैं कि, और सकारात्मकता कह सकते हैं, या फिर जैसा इन्होंने लिखा है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। तो जलियांवाला बाग की भी कुछ इसी तरह की बात थी कि बड़ी ही शिद्दत से जो लोग वहाँ पर बैठे थे वो ये चाहते थे कि भाई कुछ परिवर्तन हो और हम कुछ यहाँ जो बैठे हैं उनमें कुछ ना कुछ सकारात्मकता इस तरह की आए कि हम अपने देश में जो बरतानिया हुकूमत है उससे हम निजात पा लें। जलियांवाला बाग के दिवस के बारे में खास तौर से 4 पंक्तियां बहुत अच्छी लिखकर भेजी है हमारे साथी ने। अंधेरों में वो उजाला था, अंधेरों में वो उजाला था, दिन वो भी काला काला था। अंधेरों में वो उजाला था, दिन वो भी काला काला था। भूल गए शायद लोग जिसे वो बाग जलियांवाला वाला था। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अंधेरों में वो उजाला था, दिन में वो भी काला काला था। भूल गए शायद लोग जिसे वो बाग जलियांवाला था। शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए आपने ये 4 पंक्तियां लिखी हैं, बहुत अच्छी लिखी हैं। वैसे सभी जानते हैं कि रोलेट एक्ट जो आया था 1916 में, न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी जिसमें ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के लिए 18 मार्च 1919 को ये एक्ट निर्मित किया, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा बताए हुए मुकदमा चलाया जा सकता है, उसे जेल में बंद किया जा सकता है और अपराधी के सारे अधिकार भी छीन लिए जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने का भी अधिकार नहीं था। जी, और ये वो समय था जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय जनता ब्रिटिश हुकूमत से नरमी की उम्मीद कर रही थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने साथ दिया था और इसी को लेकर उम्मीद कर रहे थे। लेकिन रॉलेट एक्ट से नाराज नेताओं ने एक सभा का आयोजन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में किया। हालांकि उस दिन शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था और उस दिन बैसाखी का पर्व भी था। बैसाखी पर्व की वजह से ही भीड़ जो थी वो ज्यादा इकट्ठा थी और जलियांवाला बाग की तरफ जाने का रास्ता, हम लोगों ने सबने कहानी सुनी है बचपन से, बहुत संकीर्ण था। एक ही गली थी और वो बंद थी आगे से, तो लगभग 5000 लोग इकट्ठा हुए जो भाषण सुन रहे थे। तभी जनरल डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने लगे। इस भीड़ में छोटे बच्चे, महिलाएं, तमाम उम्र दराज लोग भी थे। सभी में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। यहाँ एक कुआं भी था जिसमें लोग एक के बाद एक गिरते चले गए और देखते ही देखते कुआं जो है वो कहते हैं कि मृतकों से पट गया। हाँ, लोग तड़पते रहे, जाने जाती नहीं, बच्चे बिलखते रहे, लेकिन गोलियां चलती रहीं। मरने वाले शहीदों की संख्या लगभग 2000 बताई जाती है, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने जनरल डायर के इस कदम को सही ठहराया। इस हत्याकांड ने 12 वर्ष के भगत सिंह पर भी गहरा प्रभाव डाला। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह, चूंकि वो अपने स्कूल में थे उस वक्त, तो 12 मील का सफर तय कर वो जलियांवाला बाग पहुंचे और वहीं पर उस वक्त जब गोलियां चल रही थी तो शहीद उधम सिंह भी थे, उनके भी पैर में गोलियां लगी थी जी। और बाद में फिर क्रांतिकारियों ने इस बात का बदला भी लेना चाहा। जी हाँ, हमारे बहुत सारे साथियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, श्रद्धांजलि दी है, शहादत को याद किया है और जो अपने विचार भेजे हैं या कह सकते हैं श्रद्धा सुमन भेजे हैं वो इस तरह से है। लिखा है कि जलियांवाला बाग में आज ही के दिन शहीद हुए उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए शत शत नमन करते हैं। गर्व है हमें आपकी शहादत पर और गर्व रहेगा युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों को आपकी शहादत पर। और जलियांवाला बाग के तो जो कहानियां हैं रेणु जी, वो हम लोगों ने बहुत बचपन से सुनी हुई हैं और बस जब सुनते थे तो ऐसा लगता था कि किस तरह से बस इस जगह को कैसे भी देखा जाए। और जलियांवाला बाग, एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिन क्रूर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे मासूमों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। इस गोलीबारी में सैकड़ों मासूम मारे गए और कई घायल भी हो गए। जी हाँ, इसी तरह से हमारे एक साथी ने और लिखा है, स्मारक में, जलियांवाला बाग स्मारक में लौ के रूप में एक मीनार बनाई गई है, वहाँ शहीदों के नाम अंकित हैं। वो कुआं भी मौजूद है जिसमें लोग गोलीबारी से बचने के लिए कूद गए थे। दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। आपका जो ये बात लिखा हुआ है कि भेजा है इन्होंने संदेश, लेकिन हाँ, ये कहते हैं कि चूंकि उस कुएं पर कोई जगत नहीं थी या कोई घेरा नहीं था, बाउंड्री नहीं थी, तो लोग गिरते चले गए,
जान बचाने की तो किसी को सुध ही नहीं थी। जी जी। ऐसा कहा जाता है जी। ना? और उसमें जो जाने का रास्ता था वो भी कहते हैं कि बड़ा ही संकीर्ण था और एक ही तरफ से जा सकते थे और चारों तरफ जो ऊंचे ऊंचे घर बने हुए थे। तो अब ये होता है कि भाई लोग भाग के जाएं भी तो कहाँ जाएं, तो एक के ऊपर एक जो कुआं था उसमें ही गिरते चले गए। हमारे एक साथी लिखते हैं कि जलियांवाला बाग में आज ही के दिन शहीद हुए उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए शत शत नमन लिखते हैं। और ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि गर्व है हमें आपकी शहादत पर और गर्व रहेगा युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों को आपकी शहादत पर। हमारे साथी ये भी लिखते हैं कुछ साल पहले बैसाख के ही महीने में अमृतसर गोल्डन टेम्पल देखने गया था और वहीं से कुछ दूर पर स्थित जलियांवाला बाग भी गया था। वहां पर जनरल डायर नामक अंग्रेज द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर मौत के आगोश में सुला दिया गया था। इधर पंजाब के लोग बैसाखी पर्व मना रहे थे और वहां मौत का नाच हो रहा था। तो बात तो सही है, ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो बराबर हम लोग याद करते हैं और नमन करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। तो भी दिन तो ऐसे ही चलते रहते हैं और याद तो करना ही, मतलब कहना चाहिए कि याद करते क्या है, याद आ ही जाती है और वैसे सामान्य दिनों में भी याद आती है। याद कह सकते जुदा ही नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए जब कहीं आसपास ऐसी जगहों पर जाएं तो इन शहीदों की जहाँ पर जगह है या जहाँ पर जो भी हुई है इस तरह की घटना, वहाँ अवश्य जाना चाहिए। वहाँ एक अलग तरीके की ऊर्जा होती है जिससे कि अलग तरीके की शक्ति संचार होता है। तो वहाँ उसको हमें अनुभव तो करना ही चाहिए, उसकी अनुभूति हम जरूर ले सकते हैं कि नहीं जी। और कार्यक्रम में हम थोड़ा आदत बदलने की भी बात करेंगे क्या? कि कुछ व्यंजन बताओगे पहले? व्यंजन भी बताएंगे और हमारे श्रोता वैसे लिख भी रहे हैं क्या? तो हम ये भी देखेंगे कि भाई आदतें किस तरह से हमारे श्रोता भी चाहते हैं कि बदली जाएं। ऐसा और वैसे तो ये होता है रेणु जी कि जब हम आदतों की बात करते हैं तो जो हम ज्यादातर देखते हैं कि मतलब हम अपनी आदतों की तरफ गौर नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। तो अपनी आदतों की तरफ भी गौर करना चाहिए। भाई हम लोग की तो आदत है कि हम बीच बीच में गाना सुनाते रहते हैं, तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए आदत की नहीं, चलते रहना चाहिए। ये आदत तो चलनी चाहिए। और बराबर हमारे जो श्रोता भेज रहे हैं बातें वो भी हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। बाग की बात भेज रहे हैं। हाँ, लिखा इन्होंने कि शहीद हो गए एक बाग में फूल दो जो एक माली के, रंग थे सबके जुदा गुथे हुए एक माला में, याद उनको करते होती हैं नम आंखें। तो बात बिल्कुल सही है कि सब अलग अलग जुदा रंग के थे लेकिन एक माला में गुथे हुए थे और उन्हें याद करके आज भी आंखें नम होती हैं। लेकिन हम लोग अब बात करने जा रहे थे कि कुछ आदतों के बारे में। हमारे बहुत सारे साथियों ने अलग अलग बातें लिखी हैं कि हाँ, आदतें बदली नहीं जाती। कुछ लिखते हैं कि आदतें देखने से बन जाती हैं। तो बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन फिलहाल हम क्या बताने वाले हैं? उनका कहने का मतलब है कि अगर हम ऐसी आदतें डालेंगे, साथ साथ रहेंगे तो फिर वैसी बन जाएंगी, यानी कि अच्छी आदतें भी बन सकती हैं। हाँ? अगर आदतें हमें अगर बदलनी है तो जाहिर है कि हम कुछ अच्छी आदत ही डालेंगे। जानबूझ के कोई भी गलत आदत नहीं डालेगा, है कि नहीं? तो इस तरह से अच्छी आदतें डालने की बात है। लेकिन इसके लिए सबसे पहली जो बात है, ऐसा लगता है हमें कि जो हम पहले तो सतर्क रहें, पहले तो खुद आकलन करें कि हमारे में क्या संभावना है। हम ये नहीं कहते कि कुछ गलत है, बल्कि उसको और बेहतर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये देखना बहुत जरूरी है ना? ऐसे तो हम सोचते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, हमारी तो कोई ऐसी आदत नहीं है, कोई भी ऐसा व्यसन नहीं है, या हम व्यवहार बहुत अच्छा है, आचरण बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी क्या उसमें और भी क्या और अच्छा किया जा सकता है? क्योंकि संगीता, अक्सर जैसे किसी से मिलते हैं और हम जब देखते हैं कि वो बहुत शालीनता से धीरे धीरे बहुत मीठे मीठे बोल रहे हैं तो लगता है अरे काश हम भी ऐसे बोलते। या किसी को जब हम देखते हैं फ़ोन पर बात कर रहा है बहुत, तो उनका आवाज़ का स्वर जो है वो कम धीमा है, गति नहीं, वॉल्यूम जो है वो कम है, तो लगता है अरे इस तरह से भी बात की जा सकती है, हम लोग कितना अनावश्यक रूप से चिल्लाते हैं। तो कुछ इस तरीके का जब अगर हम सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, लोगों की और अच्छाइयों को देखेंगे कि इनमें हम क्या सीख सकते हैं, अपने अंदर इसमें क्या कर सकते हैं, तो जाहिर है कि हम तभी कुछ सुधार कर पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे, मतलब, है ना? जी बिल्कुल। और जब धीरे धीरे बोलते हुए लोगों को सुनते हैं तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जब कहीं जाते हैं तो वादियां जो होती हैं वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलती हैं, कुछ भी नहीं बोलती हैं। और कितना अच्छा लगता है, लेकिन कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि हमसे बातें कर रही हैं। बिल्कुल तो सही बात ये भी बात होती है कि भाई प्रकृति तो बोल नहीं पाती, लेकिन उसकी भाषा भी हम समझते हैं और ये लगता है कि कुछ बातें हो रही हैं, जो भी बातें हो रही हैं वो बड़ी मीठी सी, बड़ी अच्छी सी हो रही हैं। बिल्कुल सही तुमने कहा जी। और इसी प्रकृति में जो है बहुत सारे पौधे भी हैं, बहुत सारे पेड़ भी हैं, और आजकल का जो समय है वो तो खूब अच्छे अच्छे फ्रूट्स का भी है, यानी फल भी हैं। तो इनमें आम जो है रेणु जी वो अब आ चुका है। अच्छा।
जी बिल्कुल। वैसे कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई बारिश हो जाए उसके बाद ही आम खाना चाहिए। कुछ लोग बारिश के बाद खाना बंद कर देते हैं। हाँ, कुछ लोग बंद कर देते हैं। तो जो लोग खा रहे हैं उनके लिए बता दें एक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये पहले व्यंजन बताने जा रही है, क्या बात है। चलो एक मैंगो कस्टर्ड बता देते हैं कि इसके लिए आपको सामग्री लेनी है 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, आधा लीटर दूध, 2 आम जिनमें रेशे ना हो, या अंदाज से जो आपको अपने परिवार के लिए बनाना है। जैसे आप दशहरी आम ले सकते हैं या अल्फांसो ले सकते हैं। सफेदा आम भी बहुत अच्छा आता है, मतलब इसमें रेशे नहीं रहते हैं। और आधा कप अंगूर कटे हुए ले लें, बादाम और पिस्ता काजू जो आप डालना चाहें वो ले लें, आधे कप चीनी, 1 कप क्रीम विप कर लें। और जो चीनी है उसको आप कैरामल भी कर सकते हैं या फिर चीनी को ऐसे भी पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आधी प्याली जो बिना उबले हुए दूध है, मतलब कम उबालिए या फिर नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है, उसमें आपको कस्टर्ड पाउडर डालना है। यानी अगर गर्म में डालेंगे तो वो जमने लगते हैं। हाँ, वो उल्टी पड़ जाती है उसमें। हाँ जी। तो जो बिल्कुल ऐसे ही कस्टर्ड पाउडर हमेशा ठंडे या सामान्य जो तापमान के जो होते हैं, पानी हो चाहे दूध हो, जिसमें भी आपको घोलना हो तो सामान्य में, गर्म में घोलेंगे तो नहीं घोलेगा ठीक से, उल्टी पड़ जाती है जी। तो उसमें कस्टर्ड पाउडर घोल लें और इसको पहले थोड़ा सा फेंट लें और बचे हुए दूध को उबाल लें मीडियम आंच पर। फिर कस्टर्ड घुला हुआ जो आपने रखा है वो थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और उसे चलाते जाएं। 6-7 मिनट तक पकाकर ठंडा कर लें इसके बाद। और इसे बीच बीच में जरूर चलाएं क्योंकि फिर वो उसमें मलाई पड़ने लगती है, तो इस वजह से। और आम जो आपने छील कर रखे हुए हैं वो बड़े पीसेस में काट लें, थोड़ा सा आम और उसके छोटे छोटे टुकड़े चौकोर, और मतलब थोड़ा सा अंगूर और थोड़ा सा आम ये अलग कर लेना है सजावट के लिए। हाँ, सजावट के लिए। तो उसको अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले। और उसके बाद जो मतलब ये डेकोरेशन के लिए, और इसी तरह से काजू बादाम पिस्ते भी जो आपने रखे हैं वो भी काट लें। और बड़े जो आम के अब टुकड़े हैं उन्हें चीनी के साथ पीस लें और इसमें क्रीम और कस्टर्ड डाल दें, ब्लेंड कर लें, इसको अच्छी तरह से मिला लें और फिर प्याले में निकाल लें। उसमें ऊपर से ये जो आपने अंगूर और अनार के दाने या जो भी आपको डालना है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो गार्निश कर सकते हैं। थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, ठंडा हो जाए और उसके बाद फिर सर्व कर सकते हैं। क्या बात है जी। तो इसमें जो गार्निश करने की चीजें हैं जी, वो अलग से रखें। यानी कि कस्टर्ड अगर पहले ठंडा हो गया तो उसके बाद मिलाएं ऊपर से तो अच्छा लगता है। और नहीं तो फिर कुछ लोग तो सारा ही सारा बहुत ठंडा खाना चाहते हैं, तो वो पूरी तरह से उसको अच्छी तरह से सजा कर भी रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। कुछ लोग जैसे कि ड्राई फ्रूट्स नहीं चाहते हैं कि वो सिर्फ बस मुलायम मुलायम चीज मुंह में आती रहे, जैसे आम है, अंगूर है, कुछ कड़ी चीज नहीं आए, या बच्चों पर भी निर्भर करता है। कभी कभी आप बच्चों के लिए बनाते हैं तो उन्हें कुछ चीजें नागवार गुजरती हैं, नहीं पसंद आता है, तो उस हिसाब से ये सब चीजें तो आप घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, आम जरूर डालना पड़ेगा क्योंकि ये मैंगो कस्टर्ड है कि नहीं। बिल्कुल डालना। और ड्राई फ्रूट्स की आदत नहीं है तो आदत डाल ली जाए, लेकिन आदत डालने से पहले एक गीत सुन लिया जाए, फिर कि पहले आदत की बात कर लें। जी, पहले आदत की बात कर लें। हाँ, देखो आदत, तुमने पहले भी जैसे कहा था, हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे हैं आदत के बारे में, और वो लिखते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर कोई आदत ना हो, क्योंकि आदतें हमारे जीवन का एक अभिन्न पहलू हैं जो हर पल हमारे स्वभाव में शामिल रहती हैं। हमारा व्यक्तित्व हमारी आदतों से पहचाना जाता है। हमारी सही आदतें वे हैं जिनकी हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता है, और गलत आदतें वे हैं जो हमारी प्रगति में बाधक बनती हैं और हमें इसके कारण शर्मिंदा होना पड़ता है। अच्छी हो या बुरी, आदतें आसानी से नहीं छूटती, लेकिन अगर हमारी किसी आदत से किसी को कोई परेशानी हो, किसी को कोई तकलीफ पहुंचे, तो हमें अपनी आदत को बदलना चाहिए। जी, और इस तरह से तो कोशिश करें धीरे धीरे तो बहुत सारी आदतें फिर बदल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे इन्होंने लिखा है कि हाँ वाकई मुश्किल तो होता है किसी आदत को छोड़ना, लेकिन अगर आप संकल्प कर लें तो हम इंसान में इतनी तो शक्ति है कि अगर किसी चीज की संकल्प कर लिया तो उसको कर लेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल, ध्यान देने की बस जरूरत है थोड़ी सी। सही बात है। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि कोरोना वायरस ने लोगों को हाथ धोने की आदत सिखा दी है। अब लोग दिन में कई बार सैनिटाइजर या साबुन से हाथ को साफ कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले तक ऐसा नहीं था। यहाँ तक कि कुछ खाने से पहले भी लोग हाथ तक नहीं धोते थे। इन्होंने इस तरह से देखा होगा और तब इनको लगा कि भाई कोरोना वायरस ने ये तो हमें सिखा दिया है और ये बहुत लाजमी है। कोरोना संकट की वजह से अब लोगों को समझ में आ चुका है कि हाथ का साफ रहना कितना जरूरी है। इससे फायदा ये हुआ है कि बीते साल
पेट से संबंधित बीमारियों के मरीजों की संख्या में काफी गिरावट आई है। क्या बात है, तो ये बात बिल्कुल सही है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम कई बार ऐसा होता है कि सावधानी अगर बरतेंगे तो फिर डॉक्टर्स के पास जरा कम जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जैसे कि हम लोग अक्सर कहते भी हैं कि अरे आदत छोड़ना बड़ा मुश्किल है या नई अच्छी आदत डालना बड़ा मुश्किल है, सुबह उठना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सच बात है, इन्होंने बिल्कुल अच्छा लिखा है कि कोरोना की वजह से अब हम, सच बात है कि अभी भी जैसे संकट कम सा हो गया है, लगता है कि अब तो गया, हाँ। लेकिन फिर भी अब एक आदत पड़ गई है कि कहीं से हम बाहर से आते हैं तो तुरंत सारे कपड़े बदलना, या अगर बहुत मौसम गर्म है तो नहा लेता है आदमी, अच्छे से साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धो रहे हैं, तो ये सारी चीजें, या बाहर जाते हैं तो अनावश्यक रूप हम लोग बाहर का कुछ भी खा नहीं रहे हैं, तो इन सब आदतों में काफी परिवर्तन आया है। तो जब संकट की घड़ी में हम बदल सकते हैं तो सामान्य दिनों में क्यों नहीं बदल सकते? जी बिल्कुल बदल सकते हैं, कि नहीं? बिल्कुल बदल सकते हैं, बस सोचने की बात है कि भाई हमें बदलना है। तो हमारे साथी ने ये भी लिखा है, पिछले कई सालों से हर रोज सुबह उठकर विविध भारती सुनते हुए योगा प्राणायाम व्यायाम करने की और शाम को इवनिंग वॉक करने की आदत पड़ गई है। अगर जिस दिन ये छूट जाता है पूरा दिन अधूरापन लगता है। तो विविध भारती सुनते रहिए। हाँ। ये देखिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ आदतें बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं होती, जैसे रेडियो पर विविध भारती सुनना। क्या बात है जी, उसमें भी हम सखियों की गपशप जैसे जीवन में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। हाँ, आदतें वो बदलना चाहिए जिनसे हमारा शारीरिक व मानसिक नुकसान हो और साथ में अपनी आदतों से दूसरों को भी हानि पहुंचे। तो ऐसी आदतें तो बिल्कुल बदलनी चाहिए। हाँ, लेकिन भाई उसको बदलने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है कि नहीं, ये पहले बताओ। हाँ, वैसे तो आदतें बहुत सारी ऐसी हैं, जैसे दिन भर बैठ के टेलीविजन देखते रहते हैं या मोबाइल चलाते रहते हैं, इनको बदलना चाहिए। शारीरिक श्रम थोड़ा सा करना चाहिए, हाँ। तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना। घर की साफ सफाई करनी चाहिए, सजावट में दिलचस्पी रखनी चाहिए। नहीं तो फिर ये भी तो कहते हैं भाई हम क्यों करें साफ सफाई, ऐसा तो कौन करेगा? नहीं तो वही तो क्यों सोचना चाहिए कि भाई एक ही आदमी पूरा ना करे काम। तो थोड़ी सी गार्डनिंग जो है, या फिर थोड़ी सी साफ सफाई, सजावट में अगर दिलचस्पी है तो वो भी कर सकते हैं। अगर दिलचस्पी है तो, और नहीं है तो नहीं करेंगे। नहीं है तो जो कर रहा है उसकी मदद करेंगे ना। लो, तो वो कहेंगे हमें तो दिलचस्पी नहीं है तो हम नहीं करेंगे। धीरे धीरे दिलचस्पी जगाएं। जैसे हाँ। कि कुछ चीजें हैं आप जब खुद देखते हैं, हाँ। आदतों को बदलने के लिए फिर एक बारी बात, जैसे हमने कहा सजग रहें, वैसे ही जैसे अगर ये सफाई की बात है या सजावट की बात है, या जैसे अगर हम बिस्तर से उठते हैं संगीता, तो जैसे तकिया है, चादर है, सब व्यवस्थित रखना, हाँ। तो ये सब जैसे करने की आदत डालना है अगर आपको, बहुत जरूरी। तो आप जब किसी के घर जाते हैं तो आप देखिए कि क्यों इनका घर अच्छा लग रहा है, तो क्या हमें भी अपना घर ऐसा ही दिखना चाहिए कोई आए तो, ये सोचकर आप थोड़ा सा अपने में परिवर्तन ला सकते हैं। हाँ। विनम्रता जैसे है, जैसे हमने पहले ही कहा कि किसी को देख रहे हैं आप, बहुत प्रभावित हो रहे हैं कि अरे इनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, हाँ। तो हम उनके बनने की कोशिश तो कर सकते हैं, उसमें नकल की जा सकती है कि नहीं? जी बिल्कुल, है ना। और अगर किसी को गुस्सा आता है तो बिल्कुल उसको कॉपी न करें, बिल्कुल भी। गुस्सा आता है तो व्यवहार में बिल्कुल संतुलन बना के रखें। और वैसे तो कहते हैं कि आदतें जो हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, जैसा बनाना चाहें वैसे बन जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम अपने घर में तो बड़े ही अलग तरीके से रहते हैं, लेकिन कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो फिर नहीं समझते। हाँ। तो ये भी आदत शुमार करनी चाहिए कि भाई किसी भी अगर सार्वजनिक जगह पर आप जा रहे हैं तो उस जगह की साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें। और थोड़ा सा अगर आदत बना लेंगे कि भाई जो चीजें हम लेकर गए हैं, अगर उसके कुछ रैपर्स वगैरह बच रहे हैं तो हम एक बैग में किनारे उसको डाल दें और फिर घर में आकर के उसको डस्टबिन में डाल दें। हाँ, मतलब अपना छोटा एक डस्टबिन वही बना लीजिए। जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, आप कुछ खा रहे हैं, लंबी यात्रा है, पूरे दिन की है, तो अगर आप कुछ बना रहे हैं तो वहीं पर एक छोटा सा रख लीजिए बैग ऐसा, जिसमें कि आप अपना खाया हुआ सामान, बचा हुआ, फेंकने वाला जो सामान है एक संग रख लीजिए, फिर इकट्ठा आप ले जाएं। या आप टॉफी वगैरह भी जो खाते हैं, जो भी रैपर अपने पर्स में रख लीजिए, और धीरे से जो सूखा है उसको रख लीजिए, और बाद में आप उसको व्यवस्थित तरीके से कहीं डालें जहां उसकी जगह है। हाँ। देखो ऐसा होता है ना कि हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा लिखा, आदतें अनुभव से और ठोकरें, हाँ। और अनुभव से और ठोकरें खाते खाते बदलती हैं। तो भाई ऐसा ना हो कि आपको ठोकरें खानी पड़े, बल्कि अनुभव से ही आप अपनी आदतों में थोड़ी सी तब्दीली कर लें तो अच्छा है। जैसे कि अगर हमें प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जी। तो अब इसके लिए तो भाई ऐसा नहीं है, हमने कसम तो खा ली, लेकिन जब बाजार गए तो कपड़े का थैला अगर नहीं लेके गए तो फिर मजबूरन हमें वही करना पड़ता है जिसकी कि हमने सोचा था कि ये हम नहीं करेंगे। तो उसके संग और क्या व्यवस्था करनी है ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर हमने सोचा कि हमें स्वस्थ रहना है, तो उसके संग संग बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं कि हम अच्छा पौष्टिक खाना खाने की कोशिश करें, सुबह टहलना शुरू कर दें, जल्दी उठें, है ना, जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, अभ्यास है, वो सारा साथ में करेंगे, तब आपका पूरा एक
व्यवस्थित जीवन हो पाएगा जी, है ना। और एक चीज और होती है कि जब आप आजकल तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज्यादा लोग जंक फूड जो होते हैं उसकी तरफ बड़ा आकर्षित हो रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी सोचते हैं कि भाई फटाफट उसको मंगाया और फटाफट खा लिया। कुछ तो ऐसे भी आते हैं कि बिल्कुल उनको गर्म करिए और खा लीजिए। लेकिन थोड़ी सी अगर ये आदत भी बदली जाए तो घर में भी कुछ बना करके उसी तरह का खा सकते हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी आ गई हैं जिनको कि आप फ्लेवर के तौर पर अगर मिलाएं तो बिल्कुल बाजार से ही फ्लेवर आता है। बस अंतर ये होता है कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है। हाँ, तो इसके लिए तो सबसे जरूरी ये है ना संगीता की आलस्य नाम का जो शब्द है जो हमारे संग रहता है उसको थोड़ा सा दूर कर लें। वो आदत डालनी पड़ेगी कि आलस्य को दूर भगाना होगा, और थोड़ा सा आप अपने में हर वक्त एक कहते हैं ना कि एनर्जी अपने में भर लीजिए। हाँ। अरे ये करना है, एक उत्साह हर समय बना कर रखने की कोशिश करें, खुश रहने की कोशिश करें। तो ये सारी आदतों को डाला जा सकता है। और फिर वही वाली बात आती है कि अच्छी चीज़ों के लिए किसी की भी नकल करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, है ना जी। हाँ। लेकिन आदत बदलने की बात है जो तो हमने पहले कहा था ना कि थोड़ा सा आलस से छोड़ना पड़ेगा, और ज़रूरत पड़े तो आप मतलब बागवानी करें, चाहे घर की सफाई करें, चाहे रसोई घर में चले जाएं कुछ अच्छा बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल, है ना। रसोई घर में तो बहुत लोगों को बड़ा अच्छा भी लगता है, और बड़ा ही कहते हैं कि हमारी जो सखियां बनाती होंगी ना उनसे शायद हमारे सखा भी थोड़ा ज्यादा ही अच्छा बना लेंगे। क्यों तुम सखाओं का क्यों पक्ष ले रही हो? पक्ष नहीं ले रही हूँ, बता आज तक किसी ने कुछ खिलाया नहीं है भाई हमें, तो हम कैसे बता दें कि अच्छा बनाते हैं नहीं बनाते हैं। हाँ। बनाते होंगे, ठीक है, कभी मिल जाएगा तो पता चल जाएगा। जी बिल्कुल। तो हमारे बहुत सारे साथियों ने हालांकि लिखा है कि हमें विविध भारती की आदत है और ये आदत हम नहीं छोड़ना चाहते। तो भाई हमारी भी यही आदत है कि आपसे बिना मिले हमें नहीं अच्छा लगता। हाँ। तो हम भी ये आदत नहीं छोड़ना चाहते हैं, है ना। तो इन्होंने भी लिखा हुआ है कि बहुत सारी तब से जहाँ पा लिया बेहतरीन गीत सुनवा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इन्होंने वही सारी चीज़ें सब बार बार लिखी हैं। हाँ। लेकिन अब तो भाई रसोई घर की तरफ रुख करना पड़ेगा, है ना। हाँ। तो आप क्या बता रही हैं? अब एक बार हम लोगों ने वादा किया था नवरत्न पुलाव, तो हमने कहा चलो बता ही देते हैं। है तो बड़ा मुश्किल सा मुझे लगता है बनाना, क्योंकि इसमें सामग्री पहले इकट्ठा कर लेते हैं। 1 कप बासमती चावल लेना होगा, और इसके पहले बनाने से पहले इसे आधे घंटे पानी में भिगो दें। वैसे भी सामान्य तौर पर भी प्रतिदिन अगर चावल बनाते हैं तो उसको अगर पानी में भिगो देते हैं तो अच्छा बनता है। फिर थोड़े कम पानी में इसे पका लीजिए, और एक दाना जैसे कच्चा ही रखें, जिसको कहते हैं ना, हल्का सा रह जाए किनकी, उसके बाद उसको उतार लीजिए। और फिर उसके बाद उसमें पहले ही जिस समय आप उबाल रहे हो उसी में 1 चम्मच घी डाल कर पकाएंगे तो अच्छा रहेगा, खिला खिला रहेगा, चिपकेगा नहीं आपस में। अब आधी कप हरी मटर के दाने लेने हैं, आधा कप छोटा छोटा कटा हुआ पनीर, आधा कप कटी हुई मूंगफली, फूल गोभी, और 1 आलू अगर आपको पसंद है तो छोटे छोटे कटे हुए, आधा कप बारीक गाजर कटा हुआ, और 2-3 टेबल स्पून घी चाहिए। 2-3 स्पून आप चाहें तो काजू, जितना आप लेना चाहें पसंद है। जैसे हमने कहा ना, बच्चों को नहीं आता है, कभी बहुत आता है, ऐसे ही 2 टेबल स्पून बादाम चाहिए, और 2-3 टेबल स्पून किशमिश, 1 छोटी चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा, साबुत गरम मसाले में 2 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा ले लें, और 4-5 लौंग ले लें, 10 से 12 काली मिर्च, और 1 टेबल स्पून नींबू का रस भी इसके लिए चाहिए। तो ये जो खड़े मसाले हमने बताए हैं वो तो चाहिए ही चाहिए। वो भी अपनी मात्रा जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, काली मिर्च कम कर सकते हैं। अब जो सब्जियां हमने बताई थी उन सारी सब्जियों को और ड्राई फ्रूट्स को हल्के हल्के सा तल लें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद हल्के पनीर को भी हल्का ब्राउन होने तक तल लें। सबसे पहले काजू और उसी घी में बादाम हल्के ब्राउन होने तक भून लें, फिर पनीर, फिर आलू तल लें। मटर के दाने को ढककर लगभग 1 मिनट पका लीजिए। फिर गाजर और गोभी एक साथ सेक लें उसको, और ऐसा करें थोड़ा क्रिस्पी सा हो जाए, कुरकुरा सा हो जाए तो अच्छा लगेगा। और बचे हुए घी में जीरा जो है चटका लें। इलायची बड़ी वाली दानों को निकाल कर मोटा मोटा कूट कर डाल दें इसी में। साबुत गरम मसाले जो हमने बताया कि लौंग है, बड़ी इलायची है और काली मिर्च है, इन सबको डाल दें। पहले उसको भून लें घी में, और फिर उसमें चावल डाल दीजिए। उसका सारी सब्जियां डाल दें, फिर ड्राई फ्रूट्स और किशमिश डाल दीजिए। सबको अच्छी तरह मिला लीजिए, और 1 मिनट या अंदाज से जब तक मिल जाए अच्छी तरीके से, एक रस हो जाए जिसको कहते हैं, तब तक पका लें। और अच्छे से ढक दें इसको पहले तो, ताकि खुशबू जो है उसी में रह जाए। अब आप किसी सब्जी, पापड़ या रायते के साथ परस सकती हैं, अच्छा लगेगा। और
जो बादाम आदि है वो सब चीजें जो है वो आप अपने हिसाब से मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं। किन्हीं को पसंद होता है, किन्हीं को नहीं पसंद होता है। बड़ी इलायची साबुत भी आप डाल सकते हैं, चाहे तो आप दरबरा करके भी डाल सकते हैं। कुछ लोग सारे जो है ये सब बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची भी डालते हैं, उसको आप साबुत भी डाल देते हैं, वो भी अच्छा लगता है, खुशबू आ जाती है जी। तो नवरत्न पुलाव, बढ़िया सा पुलाव बनाएंगे और सब खाएंगे, लेकिन इसका स्वाद रहे, एक गाने का भी स्वाद रहे इसके जरूर। कुछ एक पाउडर जो होते हैं या उनको प्रीमिक्स भी कह सकते हैं, तो वैसा बना के रख लेने से अच्छा रहता है। अच्छा, ये आदत डाल रही हो या क्या कर रही हो? समझ नहीं आ रहा है। मतलब अगर जल्दबाजी है और अचानक से मन कर गया कि भाई चलिए रबड़ी खाने का मन नहीं है। ये तो पता चल रहा है कि तुम्हें बहुत जल्दबाजी है, तुमने तुरंत गाना खत्म हुआ और शुरू कर दिया। हाँ। लेकिन अच्छी बुरी आदत के बारे में हमारे बहुत अच्छा सा एक कमेंट आया, तो भाई हम लालच आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बुरी आदत में अंतर को समझने के बाद बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ये बहुत बढ़िया मूल मंत्र इन्होंने बताया है। और एक ने बहुत अच्छी एक पंक्ति में बहुत बड़ी बात कही है, आदतों से जिंदगी जन्नत बनती है, आदतों से ही जहन्नुम। हाँ, क्या बात है। तो बात बिल्कुल सही है। तो अब फिर से आप सोच लेना है कि हमें अपनी जिंदगी को क्या बनाना है और इसके लिए कौन सी आदत हमें अपने पास रखनी है और किन आदतों को दूर करना है, किन आदतों को गले लगाना है। तो ये थोड़ा तो नापतोल हम कर सकते हैं, क्योंकि परिणाम सामने मिल जाता है। आपकी अच्छी आदत होती है तो आपको वाहवाही मिलती है, और आदत कर गड़बड़ रहती है तो हम ये तो नहीं कहते कि गालियां मिलती हैं या नाराजगी होती है, हाँ, लेकिन आपको पता चल जाता है कि अब बस ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ तो चलो हम कुछ खास अब सीख लेते हैं, तो कहीं कहीं तो तारीफ मिल ही जाएगी ना संगीता। हाँ, ये प्रीमिक्स है जो कुल्फी के लिए बनाना है, या फिर आप इससे रबड़ी भी बना सकते हैं। पहले रबड़ी के लिए बताते हैं। तो सामग्री जो आपको लेनी है, 1 कप चीनी या ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, 4 स्लाइस ब्रेड आपको लेने हैं। अच्छा, एक मिनट, ये ब्राउन शुगर जरा बताओ, इसके पहले भी तुमने उसमें बताया था, क्या है ब्राउन शुगर, कैसे बनती है? हाँ, बुरी बुरी सी कैसे बनती है, मतलब क्या रंग रख कर दे उसमें, कौन सा कलर? ये तो रेडीमेड होती है। अच्छा, हाँ, रेडीमेड खरीदना है। बनाना भी बता सकते हैं हम लोग क्या? हाँ, बनाना बता सकते हैं। अच्छा चलो, पहले पूरा व्यंजन विधि इसकी बता दीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्राउन शुगर कैसे बनता है ना। हाँ, तो 4 स्लाइस ब्रेड लेनी है, उसको किनारे से काट लेना है जी। और ब्रेड डालने से ये होता है कि इसके क्रम्स अगर हम डालेंगे तो इसमें गाढ़ापन आता है, और इन्हें मिक्सर में पाउडर करके थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है तवे पर, सूखे तवे पर। और ये देखना है कि पिंक हो, वो जलने ना पाए या ज्यादा लाल ना होने पाए, और 1 कप तक ये क्रम्स रहने चाहिए। मिल्क पाउडर 2 कप लेना है, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, बादाम, पिस्ता, काजू जो आप काट कर उसमें थोड़ा सा गार्निश करना चाहें, और थोड़ा सा केसर के धागे लेने हैं थोड़े से। इसकी विधि ये है कि कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालना है, या फिर जो ऑयल आप पसंद करते हैं उसमें डालकर, और पानी नहीं डालना है, चीनी उसमें डाल दीजिए, थोड़ी देर तक उसको गलने दीजिए, और चीनी का रंग आप देखेंगे कि वो बदलने लगता है, थोड़ा सा भूरा जैसा होने लगता है, यानी इसे मेल्ट करना है, जमाना नहीं है, यानी बस पिघल जाए और जमे नहीं। हाँ, और थोड़ा सा उसका रंग बदल जाए। एक बटर पेपर में इसे जब हम फैलाएंगे तो देखेंगे कि ये सूख गया, बिल्कुल पापड़ की तरह। तो इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है, तो हाथ भी बचाकर तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये कांच की तरह जैसे हो जाता है। हाँ, शीशे जी। तो इसे हाथ बचाकर आप इसको तोड़ लें, फिर इसके पाउडर आपको बनाने हैं। और ये है कैरामल शुगर या ब्राउन शुगर? हाँ, ये कैरामल है। तो अब एक बाउल में ब्रेड क्रम्स जो हैं उनको लेना है, और इस कैरामल शुगर को आप डालें, और इसमें वैसे जो सिंपल चीनी होती है उसे भी डाल सकते हैं। अच्छा। और उसके बाद इसमें मिल्क पाउडर आपको मिलाना है, कॉर्नफ्लोर, इलायची पाउडर, केसर, ये सब मिला करके आपको इसको सूखा ही रखना है। और जब बनाना है इसको तो 2 कप दूध में 1 कप ये पाउडर डाल दीजिए, और थोड़ी देर तक गाढ़ा कर लें इसे गैस पर, फिर ठंडा करके गार्निश करके रबड़ी की तरह, अब मतलब रबड़ी की तरह ये बन जाएगा। और ध्यान ये देना है कि इसको चलाते रहना है। रबड़ी की तरह मतलब यानी खूब गाढ़ा हो जाएगा। हाँ, और अगर आप चाहें तो मोल्ड में इसको जमा भी सकते हैं, यानी कि मोल्ड लेना है। क्या मोल्ड गया? सांचा कह सकते हैं जी। तो सांचे को ले करके उसमें डाल दें, और उसमें डालने के बाद में फिर ऊपर से उसको बंद कर दें, जैसे सिल्वर फॉइल वगैरह आते हैं उससे बंद कर दें, और बीच में एक लकड़ी का जो चम्मच आता है वो लगा दें, जो लकड़ी की स्टिक लगा दें, या डंडी लगा दें। हाँ, आइसक्रीम स्टिक जो होती है वो लगा दें, और उसके बाद उसको उसी को जमा दें, फ्रिज में जमा दें। और ढक देंगे तो अच्छा, नहीं तो ऊपर बर्फ के रेशे आ जाएंगे जो खाने में मजा नहीं आएगा। और मोल्ड अगर नहीं है तो आपके पास कुछ भी प्लास्टिक
प्लास्टिक की कटोरी या कुछ है तो आप उसमें भी जमा सकती हैं, उसको आपकी मर्जी है। हाँ। और स्टिक के बगैर चम्मच से भी खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, खा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। चलिए, ये इजाजत लेना बड़ा जरूरी है। जिसकी डिश हो उससे पूछ लेना चाहिए कि कैसे खाना है और कैसे नहीं खाना है। वैसे रबड़ी वबड़ी कोई पूछता नहीं है कि क्या खा लें या ना खा लें। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं। तो तुमने जैसे कहा मोल्ड में रखे, मोल्ड नहीं होगा तो हम तो नहीं जमाएंगे भाई। हम सोचेंगे कि भाई संगीता जी ने बताया है तो मोल्ड मिलना ही चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि रबड़ी इतनी स्वादिष्ट चीज होती है कि आप जैसे मर्जी हो वैसे खा लीजिए। कभी कभी तो बिना जमाए ही लोग खा लेते हैं जी। ऐसा भी होता है जी। और हमारे एक साथी ने भी कुछ लिख कर भेजा है, वो थोड़ा सा इन्होंने लिखा है कि दाल पालक हमारे परिवार में सभी द्वारा पसंद किया जाता है। मात्रा आपके अनुसार, इसमें इन्होंने मात्रा नहीं बताई है लेकिन चीजें बताई हैं। सामग्री: पालक, मूंग दाल या अरहर की दाल, हरी मिर्च, टमाटर और मूंगफली के दाने। इन्होंने लिखा सबको अच्छी तरह से धो लें और दाल पालक काटकर और टमाटर काटकर, मिर्च और मूंगफली के दाने सभी को साथ मिलाकर पका लें। पानी डालकर हमें लगता है उबाल लेंगे और बाद में लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हींग और जीरे का तड़का लगा दीजिए। तो इसको सूखी सूखी आप अच्छे से खा सकते हैं। और आजकल तो कच्ची केरी आ रही है, यानी कच्चे आम आ रहे हैं, वो तो उसको भी इसमें घिस कर डाल देंगे तो बहुत स्वाद आ जाएगा, खट्टी खट्टी जी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो भाई देखो, ऐसे ही मूड बदलता रहता है, ऐसे मौसम बदलता रहता है, मन मिजाज बदलता है, तो खाने के व्यंजन का जो है ना वो उस पर भी मन बदलता रहता है कि कभी मीठा खाने का मन करता है, कभी नमकीन खाने का मन करता है कि नहीं? कभी ठंडा ठंडा शेक पीने का मन करता है। तो भाई देखो, ऐसा है, ठंडा ठंडा शेक पीने का मन तो जरूर करता है लेकिन अब समय नहीं है कि हम बताएं शेक आदि। लेकिन हाँ, रैप्स वगैरह हम बताएंगे अगले कार्यक्रम में। जी, अगले कार्यक्रम में। तो सभी से लेते हैं विदा। सभी को संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।